तो हेलो। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अपने रखते हैं। आपके कुछ गोल्स हैं जो कि फाइनेंशियल हैं और आप फाइनेंस मार्केट को कुछ इस तरीके से देखकर चलते हो कि आने वाले वक्त में ये आपके पैसे को बढ़ा कर देगा। और आप एक ऐसी एक्सपर्टीज़, एक ऐसी नॉलेज भी गेन करना चाहते हो कि आप भी आने वाले वक्त में कुछ ऐसे प्रोफेशनल करियर को बना पाओ जिसमें आप लोगों की मदद कर पाओ उनके पैसे को बढ़वाने में। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता कर चलूँगा। और ये मैं आपको एक ऐसा तरीका बता कर चलूँगा जिसके में अगर आप जाते हैं तो आप डे वन से, मतलब इसके अंदर आप डे वन से ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी कुछ इस तरीके से बढ़ेगी कि आप अपनी मदद कर पाएंगे अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करने के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। और जब आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, जब आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे, जब आप एक नॉलेज गेन कर पाओगे, तब आपके मन में कहीं ना कहीं विचार आएगा कि यार आप अपने इस ज्ञान को कुछ और लोगों के साथ भी बांटो। और वहां पर आप अपनी इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना शुरू करोगे। और आप बन चुके होगे सबसे पहली स्टेप आगे म्यूचुअल फंड के एक डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखो, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर कुछ काम किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले आपने फाइनेंशियल नॉलेज को गेन किया, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ाए, जिसमें आपने सबसे पहले तो कुछ नॉलेज को गेन किया। नॉलेज को गेन करने के बाद आपने मार्केट्स को, मार्केट की कंडीशंस को, डिफरेंट स्कीम्स को समझना शुरू करा। आपने म्यूचुअल फंड्स को समझना शुरू करा, आपने म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स को समझना शुरू करा। और जब आपकी सेविंग ने ग्रो करना शुरू करा, तब आपने कुछ मीटिंग स्टार्ट करनी शुरू करी, क्योंकि अब आपके पास में एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आपके एमफी की मेंबरशिप आप ले सकते हो। और एमफी की मेंबरशिप लेने के बाद में आप एक म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड की स्कीम के साथ एम पैनल होकर अपने आप को। तो मतलब ये आपकी लाइफ में एक करियर आपको बनाकर देगा। तो यहाँ से ये होगा कि आपने जो चीज़ अपने लिए शुरू की थी, वहाँ से आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। जब आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक्सपीरियंस आ जाता है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा जब आपके पास, और एक आपके पास फाइनेंशियल डिग्री भी होगी, तब आप उसके बाद आगे के कुछ कदम ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप मार्केट के अंदर कुछ और इंटरमीडियरीज बनने की कोशिश कर सकते हो। जो आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाकर उसके ऑथराइज पार्टनर भी बन सकते हो। और आप थोड़ा सा और आगे की तरफ अगर आप आते हो, तो आप एक रिसर्च एनालिस्ट या एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बन सकते हो। तो देखिए, मैंने जितनी भी नॉलेज गेन की, वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस और एनआईएसएम की बुक्स को पढ़कर, रीड कर कर, उनको समझकर और उनके एग्जाम्स देने के बाद में गेन की। तो मतलब मैं भी आप लोगों को ये बुक्स कुछ इस तरीके से समझाऊंगा, कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये बुक्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। और विद इन मिनिमम क्लासेस, मतलब कम से कम क्लासेस में आपकी यूज़ करूंगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं आपको उन टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेटरी आंसर्स देके चलूंगा। तो जब आप उस टेस्ट सीरीज के लिए आप मुझे ज्वाइन करते हो, एक्सप्लेनेटरी आंसर्स के लिए मुझे ज्वाइन करते हो, तब आपके जो सवालात होते हैं, मतलब उन क्वेश्चंस के जरिए आप अपने अंदर बहुत कुछ कॉन्फिडेंस गेन करके यहाँ से जा पाते हो। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आए क्यों हैं। तो सबसे पहले जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हो, तो फाइनेंशियल मार्केट का सीधा मतलब सबके दिमाग में आता है स्टॉक मार्केट। देखो, केवल स्टॉक मार्केट ही नहीं है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट का मतलब केवल स्टॉक मार्केट ही नहीं है। देखिए, इसके साथ में डेब्ट मार्केट भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, आप करेंसी मार्केट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आप फॉरेन मार्केट्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट आपके डोमेस्टिक भी हो गए, और स्टॉक मार्केट आपके फॉरेन मार्केट्स भी हैं। तो स्टॉक मार्केट डोमेस्टिक भी है, स्टॉक मार्केट्स आपके फॉरेन मार्केट्स भी हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास इक्विटी भी है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास डेप्ट भी है। और अब अगर आप थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाओगे, तो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी भी है, स्टॉक मार्केट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, मतलब सब कुछ है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तैयारी करते हो, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जाना चाहते हो, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब कैसे इनकी शुरुआत की जाती है, तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आपके जीवन के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन आप उनमें से उन्हीं गोल्स को पूरा कर पाते हो जिनके लिए आप डिटरमाइंड होते हो, जिनके लिए आप एक प्लान बनाकर चलते हो। मतलब, और आप उसको, जैसे कि 12th क्लास को आपने क्लियर करना है, या सपोज कर लीजिए आपने एमबीए को कवर अप करना है, तो उनका एक डिसाइड टाइम होता है, मतलब कि 1 साल के अंदर आपको 12th क्लास को क्लियर करना है, वरना आपको एक और साल इसमें वक्त अपना लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ चलता है, मतलब मार्केट के अंदर भी। सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। और फाइनेंशियल गोल मतलब, जैसे कि सपोज करिए आप कोई एजुकेशन गेन करना चाहते हो, और उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ी कॉस्ट है, और आप एकदम से, मतलब इस पैसे को नहीं कर लेकर आ पाओगे। या सपोज करो आप एक कार परचेज करना चाहते हो, आप एक घर खरीदना चाहते हो, या आपका कोई भी सपना हो सकता है। तो ऐसा कोई भी गोल
जिसके अंदर सबसे पहले आपका एक अमाउंट फिक्स है और जिसके साथ में आपने एक टाइमलाइन दे दी है। तो अमाउंट में अगर आपने टाइमलाइन को प्लस कर दिया तो ये अमाउंट जब टाइमलाइन के साथ प्लस हो जाता है तब जाकर ये आपका एक फाइनेंशियल गोल बन जाता है। तो आप सबसे पहले ये सीखते हो कि यार फाइनेंशियल गोल्स को कैसे रियलाइज किया जाता है और फाइनेंशियल गोल्स एग्जैक्टली खुद ही क्या है। फिर आप फाइनेंशियल गोल्स का डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करना शुरू करते हो। तो यहाँ से आप सबसे पहले एक एक्सपर्टीज गेन करना शुरू करते हो, जैसे कि आप ये कहकर चलते हो, मतलब आप एक दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से बात करके चलते हो कि मैं एक साल के अंदर कार खरीदना चाहता हूँ, अभी मेरी सैलरी बहुत कम है, तो मुझे कोई तरीका बताओ कि किस तरीके से मतलब मैं एक साल में कार खरीदने के बारे में कुछ पैसे जोड़ पाऊँ। या मैं घर खरीदना चाहता हूँ और अभी मेरी सैलरी है 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए, जो भी आपकी सैलरी है, और मैं किस तरीके से अपने पैसे सेव करना शुरू करूँ और मतलब ये आने वाले वक्त में मैं एक मकान परचेज कर पाऊँ। क्योंकि जैसे जैसे मैं मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूँ कि मकान की कीमतें भी बढ़ रही हैं, गाड़ियाँ भी महंगी होती चली जा रही हैं। इवन वो जो स्कूटी 50 या 60 हज़ार की आती थी, अब वो स्कूटी भी 1 लाख से कम में कहाँ आती है। तो यहाँ पर मतलब बात निकल कर आती है कि यार हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनके साथ एक टाइमलाइन भी फिक्स होती है कि आप अगर एक कार परचेज करना चाहते हो तो ये कार आप कब परचेज करना चाहते हो। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो तो ये घर आप कब तक खरीदना चाहते हो। अगर आप कोई भी एक एजुकेशन गेन करना चाहते हो तो ये एजुकेशन आप कब तक गेन करना चाहते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है आपको वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप उसके अंदर अमाउंट को फिक्स करेंगे और एक टाइमलाइन को फिक्स करेंगे और अभी आपका फाइनेंशियल गोल कराएगा। अब ये जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, अब देखिए फाइनेंशियल गोल्स सबके अलग अलग होते हैं और सबके वक्त अलग अलग होंगे। तो जिसकी वजह से कुछ गोल्स तो ऐसे होंगे जो कुछ ही समय में आपके कवर अप हो जाएंगे, जैसे कि आपने कोई मोबाइल परचेस करना है या कोई भी चीज़ आपकी है ना, या आपने कोई एजुकेशन पूरी करनी है, तो ये होंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। और कुछ गोल्स ऐसे होंगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, तो इसके अंदर आपकी एज भी मैटर करती है। तो कुछ गोल्स होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और कुछ गोल्स होते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स इन दोनों के ही लिए जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसा लाओगे कहाँ से। मतलब मार्केट के अंदर अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पहले आप पे पैसा होना चाहिए, तो पहले आप पैसा लाओगे कहाँ से। तो ये पैसा आप अपनी सेविंग से लेकर आओगे। अब ये जो सेविंग है, आप इस सेविंग को इंक्रीज करने के लिए बैंक के पास जाते हो और बैंक आपके पैसे से लेने के बाद ये पैसे किसी और को देता है, मतलब ये पैसा वो किसी और को देता है और वो भी उससे बैंक से पैसा ये सोच के लेके जाता है कि उसने पैसा जो बैंक को दिया है, मतलब बैंक से जो पैसा उधार लेके जा रहा है, उस पैसे को वो किसी और जगह लगाएगा और उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल लेगा। तो सेविंग को रिटर्न्स के लिए या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन में आप जाकर खुद भी अगर कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप बैंक में देते हो तो बैंक आपको एक फिक्स इनकम देनी शुरू करता है। तो सेविंग आपको दे सकती है फिक्स इनकम, तो सेविंग आपको फिक्स इनकम भी दे सकती है। लेकिन अगर आप सेविंग से, आप इनकम से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप सेविंग से एक रिटर्न निकालना चाहते हो, तो आपको रिटर्न निकालने के लिए अब आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। या आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप इन्वेस्ट करके चलते हो, तो आपको सेविंग्स से फिक्स इनकम भी मिल सकती है और सेविंग से आपको रिटर्न भी मिल सकती है। तो रिटर्न के लिए आपको इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही वक्त बात आती है इन्वेस्ट की, तो देखो यार इन्वेस्ट करते ही, अब जैसे सपोज करो आप एक सीए बनना चाहते थे, तो सीए बनने के लिए आपने अपना वक्त इन्वेस्ट किया। अब टाइम में आपने इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप सीए बन जाओ। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्वेस्टमेंट के साथ में हमेशा इंक्लूड होता है, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमेशा रिस्क इंक्लूड होते हैं। अभी रिस्क भी कैटेगराइज होते हैं। अब ये रिस्क भी मतलब बहुत तरीके से कैटेगराइज होते हैं और ये इन्वेस्टमेंट भी मतलब अलग अलग तरीके की होती है। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझा कि हमारे पास जो सेविंग है, सेविंग को हम फिक्स इनकम में के लिए मतलब बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं और सेविंग से हम लोग रिटर्न निकालना चाहते हैं तो हमें उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब हम कभी इन्वेस्ट करके चलेंगे तो हमें रिस्क उठाने पड़ेंगे। अब देखिए जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो या आप रिस्क की बात करते हो, तो सबसे पहले जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग के अंदर आती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। देखिए जो चीज़ें मैं आपको सिखाकर चल रहा हूँ, मैं आपको मतलब इतने इजी लैंग्वेज में बता के चल रहा हूँ कि एक कहानी की तरह आपको लगेंगे, एक कोहेरेंट वे में मैं आपको समझा के चलूंगा। इसके बाद आप इन लेक्चर्स को, मतलब जब आप इन लेक्चर्स को कहीं कनेक्ट करोगे, मतलब कुछ किसी अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपको याद भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जब मैं आपके टेस्ट लूंगा तो टेस्ट के अंदर आपको ये सारी बातें याद आएंगी कि यार ये मुझसे, हाँ ये मुझे समझाया गया था, ये मुझे दिखाया गया था।
तो ये जो मैं माइंड मैपिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं छोटे-छोटे नोट्स आपके साथ में बना रहा हूँ, तो ये नोट्स भी मतलब जब आप इस वीडियोज़ को 3-4 बार देख रहे होगे तो कहीं न कहीं आप भी इसको बनाकर चल रहे हो। तो ये नोट्स, ये जो मेरे माइंड मैप्स हैं, आपके बहुत काम आएँगे उन आंसर्स को करने के लिए, और अगर आप इनसे ही आंसर करोगे, तो चांसेस हैं कि आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप आंसर करने के लिए ऑप्शंस की तरफ नहीं जा रहे। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी आप किसी मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हो, तो बहुत सारे लोग देखिए इतनी तैयारी करने के बाद भी 2-2 3-3 4-4 साल 5-5 साल की तैयारी करने के बाद भी एमसीक्यूज़ को क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा ऑप्शंस के थ्रू काम करते हैं। तो जब भी कभी आप ऑप्शंस के थ्रू काम करोगे, तो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज ज़्यादा करेंगे, या यकीन से समझिएगा कि ऑप्शंस आपको हमेशा कंफ्यूज ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है और बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वो आपके लिए नहीं है, वो गलत ऑप्शंस हैं। तो 25% चांसेस जहाँ ठीक हों और 75% चांसेस जहाँ पर गलती के हों, तो आप गलती ज़्यादा करोगे। तो उस कंडीशन में मतलब मैं आपको उस तरफ लेके नहीं जाता। मैं आपको कोई ऑप्शंस नहीं देता। मेरा सीधा टेस्ट है और मेरे टेस्ट के सीधा आंसर है। तो आप टेस्ट करोगे, जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर आप देखोगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे कि आपका जो सही आंसर है वो किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, रादर देन इसके कि एमसीक्यूज में से मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ। तो आप गलतियां नहीं करोगे ना। तो देखो मैं लेके चल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए जब मैं कभी इन्वेस्टमेंट को लेके चलूंगा, तो इन्वेस्टमेंट को करते समय मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी है मेरा जो इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा पैसा कितना सेफ है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हम देख के चलते हैं हमेशा सेफ्टी को। इसके बाद में यार जिस समय पर मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, क्या ये पैसा मेरे को मिल जाएगा, तो हम लोग देख के चलते हैं आपके पास में लिक्विडिटी को। देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ देखना चाहते हो कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए, मतलब कितना सेफ है। दूसरी चीज़ है कि जब कभी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख के चलते हो लिक्विडिटी के लिए। अब जैसे कि आपने घर खरीदा, तो घर खरीदा तो आपने देखा कि यार कि घर हम किसी सेफ लोकेशन में लें, ऐसी जगह तो नहीं कि उस पर कोई कब्जा कर ले। फिर दूसरी चीज़ आप देख के चलते हो, क्या जो घर मैंने परचेज करा, क्या आने वाले वक्त में अगर मैं इसको बेचना चाहूंगा, तो क्या मैं इसको बेच ही पाऊंगा। तो ये बात आती है हमारे पास लिक्विडिटी की। अब तीसरी चीज़ जो हम लोग लेके चलते हैं लिक्विडिटी के बाद, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें देखते हैं कि जो घर मैंने खरीदा है या जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है, ये आने वाले वक्त में थोड़ी महंगी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर कुछ रिटर्न आनी चाहिए। आज मैंने 20 लाख 25 लाख रुपए का घर खरीदा, तो सपोज करो मतलब मैं कह के चलूँ तो 28 लाख 30 लाख रुपए तो मेरे को मिलने चाहिए, है ना। मतलब 1 साल में 2 साल में, तो मतलब यहाँ मैंने ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया था कि मैं 1 साल या 2 साल के टाइम होरिजन में उससे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, उसके पीछे के मेरे रैशनल्स थे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं सेफ्टी को देख के चलता हूँ, फिर मैं लिक्विडिटी को देख के चलता हूँ कि मैं इजीली इसको मतलब घर को अगर बेचना चाहूंगा तो मुझे बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा। फिर मैं देख के चलता हूँ कि मेरी रिटर्न कितनी है। अब देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग कई बार ना मतलब इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो आप फ्लैट भी खरीद सकते हो और पूरी बिल्डिंग भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आती है कि आपके टिकट साइज कितनी है, मतलब कि आपको कम से कम क्या खरीदना पड़ेगा। तो जैसे कम से कम आपको एक फ्लैट परचेज करना है, तो टिकट साइज, या जैसे कि आप कुछ जगह पर गए और म्यूचुअल फंड आपसे कहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो आप ये पूछते हो यार कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसको हम कहते हैं टिकट साइजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर निकल के आता है टिकट साइज क्या होगा, ठीक है। अब फिर बात निकल कर आती है, जब हम पांचवी चीज की तरफ जाते हैं, तो बात निकल कर आती है जो पैसा मैं कमाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कि मैं जो रिटर्न्स कमाऊंगा उसके ऊपर मेरे को कोई मतलब गवर्नमेंट मुझसे टैक्स वगैरह मांगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई इनकम पर कोई गेन करोगे, तो वो आपकी एक इनकम है, और इनकम के ऊपर इनकम टैक्स तो लगेगा, तो कैपिटल गेन टैक्स भी यहाँ पर लगते हैं। तो आप ये देख के चलते हो क्या मेरे को कोई ये समझा सके कि मेरे पर टैक्स कितने लगेंगे। और आपको एक बड़ी खुशी की बात ये होगी कि मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आप अपने टैक्स को डेफर भी कर सकते हो। तो ये मैं आपको आने वाले वक्त में समझाऊंगा। तो ये टैक्सेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, मतलब कि टैक्स की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, कितना टैक्स है जो मेरे को पे करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में ये जो टैक्स है, क्या ये पहले ही कट जाया करेगा, इस टैक्स को मुझे बाद में भी अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि एक चीज ये है कि मतलब ना हम सब लोग जिस चीज से डरते हैं वो है आपके पास में क्या हमें ना रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं कि मैंने इसको इसी पैसा जो लगाया था। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पैसा जब आप वापस लोगे, तो मतलब जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बेचोगे और आप अपने पैसे को विड्रॉ करोगे और आपके पास में एक बड़ी इनकम आएगी, तब उस कंडीशन में क्या टैक्स उसमें से कट के मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि मेरे को वापस से इसको लेकर किसी सीए के पास जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भैया ये पैसा मैंने यहाँ म्यूचुअल फंड में लगाया था, यहाँ से ये पैसा मैंने निकाला है, तो मेरे को इसके ऊपर क्या टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट के पास मुझे टैक्स पे करना है, तो मुझे टैक्स कितना पे करना है और कहाँ पे करना है। तो मुझे टैक्सेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए कि क्या मेरे पास में जो टैक्स है ये डिडक्ट होकर मिलेगा, मतलब टैक्स का कोई डिडक्शन है या टैक्स मेरे को मतलब पे करना है। तो टैक्स का मेरे को कोई डिडक्शन होगा या टैक्स मेरे को बाद में जाकर पे करना पड़ेगा, रिटर्न को मेरे को फाइल करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये चीज़ें जब आप इन्वेस्टमेंट को देते हो तो आप इसको देख कर चलते हो। अब देखिए अब इसके बाद में देखो हर इंसान ना अलग अलग तरीके की कन्वीनियंस रखता है। जैसे कि आप ये समझो कि मतलब प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना हर एक के बस की बात है।
सोना खरीदना सोना बेचना हर एक के बस की बात नहीं, लोहा खरीदना लोहा बेचना हर एक के बस की बात नहीं, कबाड़ खरीदना कबाड़ बेचना हर एक के बस की बात नहीं, जबकि इन सब जगह पर पहले आप खरीदते हो फिर आप बेचते हो। इसी तरीके से स्टॉक्स को खरीदना स्टॉक को खरीद बेचना ये भी हर एक के बस की बात नहीं है। तो आप सबसे बड़ी चीज जो मतलब इन्वेस्टमेंट जब भी कभी करने के लिए जाते हो तो आप हमेशा खुद भी और अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा समझा कर चलते हो कि यार इसके अंदर काम करना कितना कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कन्वीनियंस कितनी है, तो मतलब कि इसके अंदर काम करना कितना कन्वीनियंट है, मतलब कितना इजीली आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो और आप इससे बाहर निकल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रख के चलिएगा। अब देखिए अब बात निकल कर आती है कि जब भी कभी आप कोई सेविंग कर रहे हो तो आपने क्या करा, आपने कोई सेविंग की, इस सेविंग को आपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन में क्या कर दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद जो चीज आपकी क्रिएट होती है, पैसा आपका चला गया तो आपको मिला क्या, तो देखो आपको मिलता है एसेट। अब हमारे पास में बात आती है कि एसेट क्या होता है, तो देखो एसेट का मतलब होता है कि आपने कोई घर खरीदा तो वो भी क्या आपके पास में एक एसेट है, आपने एक कार परचेज की तो वो कार भी आपके पास एक एसेट है। अब देखिए घर की कीमत तो बढ़ती है, कार की कीमत कम होती है ना, तो कार क्या है, डेप्रिशिएटिंग एसेट है, और घर क्या आपके इसमें एप्रिशिएटिंग एसेट है। तो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास कुछ एसेट्स होते हैं और हमारे पास में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो एप्रिशिएट करते हैं, और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी कीमत कम होती है तो वो डेप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे पास एसेट्स भी दो तरीके के हो गए, एक तो होगा वो जो कि एप्रिशिएट करेगा, मतलब एप्रिशिएटिंग एसेट, एप्रिशिएटिंग एसेट। अच्छा, और एक होगा हमारे पास में वो जो कि डेप्रिशिएट करेगा। अब देखिए डेप्रिशिएट करने वाला एसेट अगर डेप्रिशिएट करेगा तो डेप्रिशिएट करने वाले एसेट को अगर आप क्रिएट करोगे तो आपको उसके अंदर छूट मिलती है, मतलब आप उसके अंदर मतलब इनकम टैक्स में आपको कुछ रिबेट मिलती है। और अगर आप एप्रिशिएटिंग एसेट को यूज़ करके चल रहे हैं तो आपको कुछ टैक्स की लाइबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि आप इनकम जनरेट करके चल रहे हैं, इनकम कमा के चल रहे हैं। तो यहाँ पर इस एप्रिशिएटिंग एसेट को करते समय आपको कुछ रिटर्न्स के अंदर पैसे फाइल करने पड़ते हैं। अब एसेट्स कहाँ क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए एसेट क्लासेस आती हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि एसेट्स की क्या क्लासेस हैं। तो एसेट क्लासेस निकल कर आती हैं। अब देखिए एसेट क्लासेस क्या होती हैं, थोड़ा सा मतलब मैं मतलब राइटिंग पैड पर लिखने में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मतलब हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग उतनी ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कहानी की तरह आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो देखिए एसिड क्लासेस क्या होती हैं, तो एसिड क्लासेस में सबसे पहली क्लास जो मेरे पास में निकल कर आती है कि सबसे पहला पैसा जो हम लगाना चाहते हैं, एक बड़े जो हमारे गोल्स होते हैं कि यार हम जो पैसा लगाएंगे वो रियल एस्टेट के अंदर लगाएंगे, मतलब हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके चलेंगे। तो पहली हमारी एसिड क्लास निकल कर आती है रियल एस्टेट, और दूसरी एसिड क्लास जो हमारे पास में निकल कर आती है वो निकल कर आती है कॉमोडिटीज़। देखिएगा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाता है कि कॉमोडिटीज़ को क्या आप एसेट मान सकते हो। तो देखो कॉमोडिटीज़ को क्या है, बेसिकली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक है। आप कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो सब क्या कमोडिटीज है, जीरा भी क्या एक तरीके की कमोडिटी है, धनिया भी एक तरीके की कमोडिटी है, और गोल्ड के आप एंड यूजर हैं तो गोल्ड भी एक तरीके की कमोडिटी है। आप गोल्ड को खा नहीं रहे लेकिन आप गोल्ड को किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो, तो गोल्ड भी क्या है आपकी एक कमोडिटी है, प्रेशियस मेटल्स भी क्या है एक तरीके कमोडिटी है, और कुछ ऐसे जैसे कि क्रूड हो गया तो ये भी क्या है एक तरीके की कमोडिटी है, मतलब ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो नेचुरल गैस भी एक तरीके की कमोडिटी है। तो ये क्या है कमोडिटीज होती हैं। अब कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। अब लोग क्या करते हैं कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो रियल एस्टेट्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एसेट क्लास बना सकते हो, और आप कमोडिटीज के अंदर भी इन्वेस्ट करके चलते हो और आप एसेट क्लास क्रिएट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से समझना, जब आप कभी कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हो तो बेसिकली आप कमोडिटीज के संभावना वाले प्राइसेस पर, जिसके अंदर आपको एक फ्यूचर के समय पर एक डिलीवरी मिलेगी, या फ्यूचर के समय पर आप एक डिलीवरी देकर चलोगे, मतलब आप या तो आप उसको बाय करके चलोगे फ्यूचर में जाकर आप उसको खरीदोगे, या आप उसे फ्यूचर में जाकर बेचोगे। तो आपको कुछ फ्यूचर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काम करना पड़ता है जो कि लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, और इनके अंदर काफ़ी रिस्क रहता है। तो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना ये काफ़ी रिस्की रहता है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के। तो अभी तो आपका सवाल ये बनता है कि देखिए अब क्योंकि आपने एक हायर लेवल पे जाकर नॉलेज गेन करनी है, तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो मैं इसको जो आज आपको बता के चल रहा हूँ जब कभी आप आगे समझोगे तो उसके साथ आप इसको ईजिली कनेक्ट भी कर पाओगे। तो हमारे पास में जो कॉमोडिटीज़ होती हैं, तो कॉमोडिटीज़ के अंदर आप क्या करते हो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जब कॉमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करके चलते हो। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
मतलब इसके अंदर आप ये एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हो कि यार ये अगर मैंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया तो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आप उसे अप्रिशिएट होते हुए देख रहे हो, या फिर तो और आपको अपने इस मतलब एसेट को कंक्लूड करना पड़ेगा 2-3 मंथ्स के बाद आप उसको कट करोगे। तो कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट एक तरीका तो हो गया कि आप फ्यूचर्स के जरिए करके चलते हो, और दूसरा होता है आपके पास में कि एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी होती है। अब फ्यूचर की जो इन्वेस्टमेंट होती है ये टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमेशा शॉर्ट टर्म की होती है। और लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हो तो कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें हमारे पास लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह हो गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है, तो कमोडिटीज में हमारे पास ये हमने समझ लिया। अब देखिए एसेट क्लास में अगली चीज़ है हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो फिक्स्ड इनकम के लिए, और आपका कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। रियल एस्टेट से आपकी 3 तरीके की इनकम होती है। रियल एस्टेट से सबसे पहली इनकम तो आपके पास में होती है रेंट की इनकम होती है। तो ये सबसे पहले एक रेंट इनकम भी आपको रियल एस्टेट से मिल सकती है। दूसरी इनकम क्या होती है कि सपोज करो आपने जो पैसा किसी रियल एस्टेट फंड्स को दिया, तो वो उस पैसे को शायद किसी और को रियल एस्टेट को बनाने के लिए दें और उससे इंटरेस्ट गेन करके चुने, तो इंटरेस्ट की इनकम भी आपको होती है और वो इनकम भी आपके पास ट्रांसफर होकर चलती है। और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास में कि जब इस प्रॉपर्टी के अंदर जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया, उस प्रॉपर्टी को अगर ये फंड खरीदने के बाद बेचेंगे तो कैपिटल एप्रिशिएट होगा, तो कैपिटल गेन भी होता है, तो कैपिटल गेन भी आपके पास आता है। तो रियल एस्टेट के किसी फंड में जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स के समय पर आपको 3 तरीके से इनकम का गेन होता है, कि मतलब कि वो फंड अगर पैसा इन्वेस्ट कर मतलब उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहा है, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और वो उसको रेंट पर देता है तो आपके पास रेंट इनकम आती है। दूसरा, अगर वो उसको किसी को प्रॉपर्टी को बनाने के लिए उस पैसे को देता है और उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज कर चल रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम भी आप ही की होती है। और तीसरी चीज है कि अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद ये फंड उस प्रॉपर्टी को बेचकर चलता है, तो ये इनकम भी आप ही को मिलकर चलती है। तो ये तीनों तरीके की इनकम्स आपको मिलती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रियल एस्टेट से आपको जो इनकम मिलती है वो 3 तरीके की इनकम मिलती है। सबसे पहले आपको रेंट मिलता है, दूसरी चीज आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इन फंड्स के अंदर जब कभी आप इन्वेस्ट करके चलते हो, और तीसरी चीज ये है कि आप यहाँ से रेंट के साथ इंटरेस्ट और यहाँ पर आप कमा सकते हो कैपिटल गेन। तो ये तीनों तीनों चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब ये बातें आप ना अपने किसी क्लाइंट के साथ में करोगे, अपने दोस्तों के साथ में करोगे, तो क्या होगा आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और आप एक इंटरेस्ट गेन करके चलोगे, यार इतना कुछ पॉसिबल है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो कितना कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ आप मार्केट के अंदर देख पाओगे। अब देखिए, अब मैं आपको आगे तरफ लेके चलता हूँ। मतलब मेरे पास में जो तीसरी चीज निकल कर आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स इनकम है। हम में से सब लोग अभी तक फिक्स इनकम के बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि यार पैसे को जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दो, तो देखो ऐसा नहीं है। मतलब फिक्स इनकम के और भी तरीके हैं। अब देखो फिक्स इनकम के कुछ और तरीके के बारे में समझ के चलते हैं। तो फिक्स इनकम में क्या होता है कि सबसे पहले आपने कुछ पैसा लगा दिया बॉन्ड्स के अंदर। अब ये बॉन्ड्स क्या है, तो देखो बॉन्ड्स कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि आप किसी को पैसा उधार देके चलते हो, जैसे आप बैंक को पैसा उधार देते हो तो बैंक क्या करता है आपको एक इंटरेस्ट देके चलता है, तो इसी तरीके से ये पैसा आप अगर उधार देके चलते हो तो ये पैसा अगर आप बैंक में रखते हो तो आपका सेविंग अकाउंट के अंदर जाता है, तो इसी तरीके से आपकी फिक्स इनकम भी मतलब एक आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स के अंदर भी क्या होता है, बॉन्ड्स के अंदर एक चीज होती है इसे बोलते हैं कूपन। अब कूपन क्या होता है, कूपन का मतलब होता है कि कितना इंटरेस्ट, कूपन का मतलब है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो बॉन्ड के एक कूपन ए होता है मतलब इंटरेस्ट होता है, और उसके लिए एक डेट ऑफ मैच्योरिटी भी होती है कि भाई किस डेट में जाकर आपके पास में सारा पैसा आपको वापस मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट पार्ट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इंटरेस्ट पार्ट है ये आपके पास आप मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, सेमी एनुअली भी ले सकते हो, और एनुअली भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि मतलब किस तरीके के आपके पास में बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर कर चल रहे हो। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप सबसे पहले आप ये समझ के चलो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप इन्वेस्टमेंट करके चलते हो, तो ये सारी चीजें जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो, हम सबसे पहले इस बारे में समझ के चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद म्यूचुअल फंड्स में हम बाद में आएंगे ना, धीरे धीरे करके हम चलेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की चीजें क्या क्या है, तो कोई इंसान मतलब इनकम के लिए मतलब पैसा इन्वेस्ट करके चल सकता है बॉन्ड्स में भी। बॉन्ड्स में क्या होता है, कूपन होता है, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट के बाद में एक मैच्योरिटी की डेट भी फिक्स होती है कि इस पर्टिकुलर डेट को जाकर ये बॉन्ड आपका मैच्योर हो जाएगा, मतलब आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये जो कूपन कोड है, कूपन है मतलब जो इंटरेस्ट है, ये कितना होता है और ये किस डेट पे होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स पर। अब अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स पर मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये कौन इशू करता है, मतलब कौन, हम ये पैसा उधार किसको देंगे। तो देखो आप ये पैसा गवर्नमेंट को भी दे सकते हो,
तो देखो ये पैसा आप गवर्नमेंट को भी दे सकते हो, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हो ये पैसा। इसके अलावा आप ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो मतलब उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, तो उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो ये जब मैं आपको ना आगे की क्लासेस में समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रिपीट होने हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कि आप पैसा गवर्नमेंट को भी दे सकते हो, आप पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हो, आप पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी दे सकते हो। तो ये पैसा आप इन्वेस्ट करके चलते हो फिक्स इनकम के लिए बॉन्ड्स के अंदर। बॉन्ड्स में जो पैसा आप इन्वेस्ट करके चलते हो उसके ऊपर एक आपको इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मंथली भी आ सकता है, ये क्वार्टरली भी आ सकता है, सेमी एनुअली भी, एनुअली जैसा आपका बॉन्ड होगा। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर भी क्या होता है कि देखो अब आप पैसा गवर्नमेंट को दोगे, स्टेट गवर्नमेंट को दोगे या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को दोगे, तो देखो अलग अलग जगह पर जिस जगह पर जितना बड़ा रिस्क होगा उस जगह पर इंटरेस्ट रेट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कोई ऐसी कंपनी जो एक अच्छी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड रखती है और जिसके पैसे आपके वापस करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट रेट कम देकर चलेगी। गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट रेट कम देके चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट आपके पास में हो सकता है इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट से मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा देके चले, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपका हो सकता है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट देके चलें, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे कंपनी के डूबने की संभावना है या आपके पैसे के डूबने की संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए हालांकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं और इतनी आसानी से पैसा डूबता नहीं है, और बॉन्ड का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ी गारंटी है। तो पूरी कंपनी को बंद होना पड़ेगा तब जाकर आपका पैसा वो डूब पाएगा, ठीक है। तो इतनी आसानी से आपका पैसा नहीं डूब सकता, इतनी आसानी से कंपनी बंद नहीं होती। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पर रिस्क है, तो जहाँ पर रिस्क है तो वहाँ पर रिवॉर्ड्स भी बड़े मिलते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर भी इंटरेस्ट हमारे को ज़्यादा मिलकर जाता है। अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब ये देख के चल रहे हैं कि हम पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से पैसा हमारा कैसे बढ़ सकता है। तो ये बात आपकी अब समझ में आनी शुरू हो गई होगी। अब मैं आपको अगली मतलब आप सबकी फेवरेट चीज पे लेकर आता हूँ। क्या देखो हम बात करके चल रहे हैं इक्विटी की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विटी के मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, इक्विटी का मतलब हो गया स्टॉक्स, और स्टॉक्स का मतलब हो गया किसी कंपनी के स्टॉक्स। अब आप ये पूछते हो कि यार किस कंपनी के स्टॉक्स में मैं भी पैसे लगा दूं, मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं, तो आप मतलब एक्सपर्ट्स के पास जाते हो, तो कंपनी आप चूज करते हो, स्टॉक्स चूज करते हो, और इक्विटी की मतलब इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी का मतलब है कि आप स्टॉक्स में पैसे लगाओगे और कंपनी के अंदर आप पैसे लगा के चलोगे। अब जब आप किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप सबसे पहले चीज क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि कंपनी का भविष्य कैसा है ना। तो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो भविष्य को देखकर कि कंपनी का भविष्य कैसा है, आने वाले वक्त में कंपनी कितनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। क्योंकि जब आप किसी कंपनी के अंदर इक्विटी में जाते हो तो इक्विटी का में जाते हो तो आप शेयर मार्केट में जाते हो, और शेयर मार्केट में जाते हो तो मतलब आप एक शेयर खरीद के चलते हो। जब आप एक शेयर को परचेज करके चलते हो तो इसका मतलब है कि आप पार्टनरशिप करते हो, या आप ये समझ लो आप एक ओनरशिप राइट लेकर चलते हो, तो आपके पास एक ओनरशिप राइट आपको मिलता है, तो ओनरशिप राइट आप लेकर चलते हो। तो जब आप किसी कंपनी के पास जाते हो ओनरशिप राइट आप लेते हो, आप शेयर को परचेज करते हो, पार्टनरशिप लेते हो, फॉर्च्यून को देख कर चलते हो, तो इन सब जगह पर आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और इन सब जगह पर आप रिस्क लेकर चलते हो। देखो अभी तक आपको म्यूचुअल फंड्स की नीड नहीं पता, लेकिन जब आप ये सारी बातें किसी के साथ में करोगे ना तो वो आपसे मतलब ये सब कुछ कहेगा ये तो बड़े झंझट का काम है, तब आप उसे धीरे धीरे करके समझाओगे कि हाँ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इसको संभाल सकते हैं, जो तुम्हारी जगह पर वक्त देके चलते हैं, और वो म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये बात जब आप उसको समझाओगे तब उसको पता चलेगा और वो ये बोलेगा कि म्यूचुअल फंड सही है। देखिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक भी जगह पर ना तो किसी स्कीम को प्रमोट करके चल रहा, ना मैं आपको प्रोवोक करके चल रहा कि आप इसके व्यापार कोई आने वाले वक्तों को इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लो। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ सिखा कर चल रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ सकती हो, आने वाले वक्त में आप कुछ अच्छी बुक्स को रीड करो और आप एक अच्छे एग्जाम को क्लियर करो जिससे आने वाले वक्त में आपका करियर बन सकता हो। तो देखो यहाँ पर बात निकल कर आती है आपके पास में रिस्क की कि यार यहाँ पर तो रिस्क है। अब बात आती है आपके पास में कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इस इन्वेस्टमेंट के क्या रिस्क है। अब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करते समय पर आपको बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ेगा। बॉन्ड्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ इन रिस्क का सामना करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के जो रिस्क हैं अभी हम पीछे सीख कर आए हुए थे, अब हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला रिस्क जो हमारे पास में निकल कर आएगा वो है इन्फ्लेशन रिस्क। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार पैसा जो मैं अपना कमा रहा हूं अपने किसी फ्यूचर के गोल के लिए कमा रहा हूं, किसी चीज को मैं खरीदना चाहता हूँ, ये चीज मैं क्यों कमाने के लिए मतलब मैं पैसा लगा कर चल रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि जो पैसा मैं इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ ये आने वाले वक्त में ग्रो कर जाएगा। तो इसकी ग्रोथ कितनी होगी और जिस चीज को मैं खरीदना चाहता हूँ उसकी कीमत कितना बढ़ जाएगी।
तो आप सपोज करके चलो, देखो पहले क्या होता था, पहले मकान सस्ते थे, इतना तो मानते हो। पहले मकान सस्ते थे पर जेब में पैसे नहीं थे। अब जब जेब में पैसे आए तो मकान महंगे हो गए। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जब पैसे नहीं थे तब आप ये सोचा करते थे कि हम पैसे जोड़ेंगे और मकान खरीद लेंगे। तो आपने पैसे जोड़ने शुरू करे और मकान खरीदने का सपना देखना शुरू करा। जब तक आप पैसे जोड़ पाए तब तक वो जो मकान था वो महंगा हो गया। तो ये जो रिस्क है, ये रिस्क है आपका इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब है कि जिस कमोडिटी को आप परचेज करना चाहते हो, जो आपका फाइनेंशियल गोल है, उस गोल को आप जो अचीव करना चाहते हो, जो टाइम बाउंड टाइम लिमिट आपने उसके लिए लगा रखी है, उतने टाइम के बाद उसका रेट इंक्रीज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको ना थोड़ा समझ के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, कि 8% का इन्फ्लेशन है। ठीक है, एक पर्सन है और इस पर्सन के कुछ गोल्स हैं। तो सबसे पहला गोल उसका ये है कि भाई उसने अपनी डॉटर की मैरिज करनी है। तो उसने अपने डॉटर की मैरिज करनी है, और ये जो डॉटर की मैरिज है सपोज करो 1 करोड़ की होती है। ठीक है, 1 करोड़ में होती है ये मैरिज, सपोज करो। चलो इसे एक काम करते हैं, कुछ ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सा कुछ हटा देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। इसको थोड़ा सस्ता कर देते हैं। ठीक है, हम इसको 10 लाख कर देते हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल लेने के लिए हम सपोज करके चलते हैं कि डॉक्टर की मैरिज में इसने जो खर्चा करना है वो 10 लाख का खर्चा करना है। ठीक है। अब दूसरा, इसका एक बेटा भी है जिसने अभी 12th क्लास पास की है। तो 3 साल के बाद, तो मतलब इसका जो बेटा है 3 साल के बाद में एमबीए करना चाहता है। तो कॉलेज करेगा, कॉलेज के बाद वो एमबीए करेगा। तो एमबीए के अंदर जो उसके पैसे लगते हैं, उसने कहा 18 लाख रुपए एमबीए करने के लगते हैं। तो 18 लाख रुपए की फीस अभी चल रही है, और ये जो गोल है इसका, ये आफ्टर 3 ईयर्स है, मतलब 3 साल के बाद है। और ये जो डॉटर की मैरिज है, 10 लाख रुपए में जो शादी होती है, ये इसके टाइम लेके चल रहा है कि यार 1 साल के बाद मैं डॉटर की भी शादी कर दूंगा। अभी कुछ वगैरह उसके लड़के वगैरह ढूंढने शुरू करता है। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि 1 साल के बाद, अब देखिए इन्फ्लेशन क्या है, मतलब चीज़ें जो बढ़ रही है, मतलब महंगाई की जो दर है वो 8% की है। तो देखिए जो उसका फर्स्ट गोल है, तो उसका जो फर्स्ट गोल है, तो उसका जो फर्स्ट गोल होगा, उस फर्स्ट गोल का जो अमाउंट होगा, ध्यान समझिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फर्स्ट गोल का अमाउंट जो कि अभी 10 लाख है, तो 10, उसके बाद एक 5 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ये 10 लाख रुपए हो गए। इस 10 लाख के ऊपर अब आप ये देखो, ये 8% से बढ़ेगा। तो आप समझो 100 रुपए की चीज़ कितने की हो जाएगी, 108 की। अपॉन में कितना आपके इसमें 100, मतलब 100 की चीज़ कितने की हो गई, 108 की हो गई है। अब देखिए, ये 1 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल के बाद ये जो मैरिज है अभी इतने की होगी। तो मैं यहाँ पर ये 2 जीरो यहाँ पर काट देता हूँ। ठीक है, और 2 जीरो काटने के बाद में मेरा 108 बचा रहा, और फिर उसके बाद में मेरे 2 जीरो कट चुके हैं, 1 2 3 4। तो मेरे पास 1 2 3, ये 4। तो मेरे पास जो डॉटर की मैरिज है, जो कि पहले आपका 10 लाख रुपए हो जाती थी, अब वो मैरिज 10,80,000 में होगी 1 साल के बाद। तो मतलब बजट है कि 10,80,000 का। अब देखिए, अब जो दूसरे गोल की तरफ जाएंगे, तो मेरे गोल का अमाउंट बन गया। अब मेरा जो सेकंड गोल है बेटे की एमबीए कराना, जो कि 18 लाख रुपए की होती है। अब देखिए, अब जरा चीज़ें बदलेंगी। तो 18 लाख की उसकी जो एमबीए होती है, इस 18 लाख की एमबीए 3 साल के बाद इसको करवाना चाहता हूँ, और 8% से उसका रेट बढ़ रहा है। तो पहले साल उसकी जो कीमत हो जाएगी 108/100। अगले साल ये अमाउंट बढ़ जाएगा, तो मतलब फिर से एक और बार 108/100। और फिर तीसरे साल में क्या होगा, फिर से ये अमाउंट बढ़ जाएगा, और फिर से एक बार 108/100। तो अब आप ये समझो कि जब आप सेकेंड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट निकल कर आएगा। इसे आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए, अब आपके पास में पर्सन के पास, जो अभी उसके पास में 28 लाख रुपए हैं, वो 3 साल के अंदर उसको जो अमाउंट यूज करना है वो A1 + A2 यूज करना है। तो ये क्या बन गया, अब उसका फाइनेंशियल गोल बन गया। तो इन्फ्लेशन रिस्क की वजह से आने वाले वक्त में उसका जो फाइनेंशियल गोल है वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये है हमारे पास इन्फ्लेशन रिस्क, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। अब देखिए, सेकंड थिंग जो हम लेके चलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क के बाद में, हमारे पास बात आती है लिक्विडिटी की। जब कभी भी, और ये पीछे भी हम लोगों ने सीखा था, कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो, तो इन्वेस्टमेंट करते समय पर आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये, कि मेरी इनकम कितनी सेफ है। तो मतलब कितना जो मेरा इनकम, मतलब पैसा मैंने जो इन्वेस्ट किया वो कितना सेफ है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने सीखी थी कि जब कभी भी मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, तो क्या ये मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, मतलब इसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है। और तीसरी चीज़ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अभी सीखा कि आपने कुछ ऐसे पैसे थे जिसको आपने पैसा उधार दिया था,
जैसे लोन पे दिया था आपने या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे आपने और आपने कंपनी को पैसा उधार दिया, तो वहां पर हम लोग सीख के चले थे, वो था हमारे पास में क्रेडिट रिस्क। अब देखिए क्रेडिट रिस्क के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। क्रेडिट रिस्क के अंदर दो चीजें बनती हैं कि जिसको आपने पैसा दिया उसके पास सबसे पहले तो पैसे को पे करने की इच्छा होनी चाहिए, तो विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए। विलिंगनेस टू पे तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब किसी तरीके से आपसे पैसा उधार मांग कर ले गए और वो पैसा आपका वापस आपको नहीं करेंगे, है ना। तो अब आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है उनसे पैसा कैसे वापस लिया जाए यार। मतलब जैसे ही आपने पैसा उधार दिया तो उस समय पर आपके मन में सबसे पहला डर जो सताना शुरू होता है कि पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा वापस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्रेडिट रिस्क में आती चीज निकल के विलिंगनेस टू पे, मतलब सामने वाला कितना इच्छुक है आपके पैसे वापस करने के लिए। और दूसरी चीज जो निकल के आती है कैपेबिलिटी टू पे। टू पे तो जिसको आप पैसा देते हो, तो पैसा उधार देते समय मतलब बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते समय हम हमेशा ये देख कर चलते हैं कि क्या ये सच में पैसे को वापस करने की इच्छा भी रखता है, और दूसरा चीज क्या ये सच में जिस जगह पर मेरे इस पैसे को लगाएगा वहां से पैसा वापस आ भी जाएगा। बैंक भी ये चीज देख के चलता है कि यार ये जो व्यक्ति है इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, मतलब ये जो उधार लेता है उस उधार को कितनी जल्दी या कितनी आसानी से वापस करता है, और दूसरा ये जो उधार लेता है वापस करता भी है नहीं करता है, मतलब इसकी कैपेबिलिटी इतनी हैवी नहीं कि मतलब कि ये जो पैसा लगाएगा ये पैसा वापस करने के लिए कहाँ से लेकर आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोन ना आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर ये क्रेडिट रिस्क हमेशा बना रहता है। अब देखिए अगली चीज जो निकल कर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निकल कर आती है मार्केट रिस्क। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान समझिएगा, ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। तो हमसे कहते हैं मार्केट रिस्क क्या है। तो देखिए जब आप मार्केट रिस्क की बात करते हो ना, तो यहाँ पर एक बात समझ के चलो कि आपने सुना होगा ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि यार देखो आप इस बात पर इस उम्मीद के ऊपर पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो कि आने वाले वक्त में जो संभावना है मार्केट के और ज्यादा तेज होने की, मतलब कि जिस चीज के अंदर आपने आज इन्वेस्टमेंट की है आने वाले वक्त में ये इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाएगी, मतलब ये मार्केट आगे बढ़ जाएगी। मार्केट रिस्क में रहता है कई बार कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है लोगों की बाहर निकल जाती है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूँ। भाई आपने किसी चीज को किसी शेयर को आपने 1,000 रुपये पर परचेज किया। अब आप ये ना लॉजिकली जरा समझ के चलना, आप 1,000 रुपये से प्रॉफिट में कब होगे जब कोई और आपसे इस चीज को 1,100 रुपये में परचेज कर ले। भाई आज जिस चीज को आपने 1,000 रुपये में खरीदा तो आपने किसी से तो खरीदा, आने वाले वक्त में आप प्रॉफिट में कब आओगे जब कोई और आपसे इस चीज को 1,100 रुपये में खरीद ले। तो वो भी जब 1,000 रुपये में आपने खरीदा था तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले वक्त में आप इसे 1,100 का दे दोगे। जो 1,100 में आपसे परचेज करेगा उसको भी यही एक्सपेक्टेशन होगी ना कि आने वाले वक्त में वो उसको 1,200 का बेच देगा। तो इस एक्सपेक्टेशन के चलते आप मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब अगर मार्केट में कुछ ऐसी चीज आ जाए, कुछ ऐसी मंदी छा जाए या कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाए कि आपको लगे कि आपके अगले बंदे को से लगे कि यार ये जो चीज 1,000 की है, मेरे को 1,000 भी रिकवर नहीं हो पाएंगे जी, मैं तो इसके 900 रुपये दे सकता हूँ या 800 रुपये, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आपको ऐसा लगे कि आपको आपके 1,000 भी नहीं मिल रहे, तब आपको बहुत दुख होगा और उस कंडीशन में मार्केट रिस्क की वजह से आपका मार्केट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये चीज रहता है हमेशा मार्केट रिस्क। अब देखिए ये जो आजकल एक नया चला है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये बहुत ज्यादा गेन करके चल रहा है, ये है इंटरेस्ट रिस्क। अब देखिए ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और ये आपको मतलब यहाँ पर मैं ही समझा सकता हूँ। देखिए क्यों समझा सकता हूँ, रीजन भी समझ में आ जाएगा। देखिए हम ये बात जानते हैं कि जिस वक्त पर कोरोना आया उस वक्त पर बहुत सारे पैकेजेस निकाले गए यूएस के अंदर, ठीक है। तो मतलब अब वो पैकेजेस क्या थे, मतलब सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध करा दिए गए, मतलब जिसको भी पैसा चाहिए उधार ले जाओ और कम कम इंटरेस्ट रेट पर आप उसको पैसे को ले जाओ। अब लोगों ने क्या करा, वहां से बहुत सारा पैसा उधार लिया और जाकर क्या करा, उस पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिया। उस पैसे को जब उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया तो स्टॉक मार्केट के अंदर चीजों को महंगा खरीदेगा और स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ आ गए। अब इन्वेस्टर्स तो ग्लोबल भी होते हैं, तो यूएस के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसे जाकर इंडियन मार्केट्स में भी लगा दिया, चाइना के मार्केट में भी लगा दिया और अलग अलग मार्केट्स के अंदर पैसा लगा दिया कि आने वाले वक्त में ये सारी चीजें महंगी हो, सारे मार्केट्स ऊपर की तरफ पहुंच गए। इंटरेस्ट रेट सस्ता था और इन जगह पर जो रिटर्न मिलती थी वो बड़ी रिटर्न मिल रही थी। सब जगह पे इंटरेस्ट रेट कम चल रहे थे और जब लोगों ने पैसा उधार लिया और उधार लेके पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट के अंदर ये राइज हो गया और मार्केट में चीजें महंगी होनी शुरू हो गई। अब मार्केट एक ऐसे पीक के पास में पहुंच गया जहां उसके बाद में लोगों ने प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट कर दिया।
अब उसके बाद में अचानक से क्या होता है कि लोगों पे जब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया और लोगों पे पैसा भी आ गया, लॉजिक समझ के चलिएगा, जो मैं चीज़ सिखा के चलूँ, मैंने आपसे कहा नहीं आपको मैं सिखा सकता हूँ, कि लोगों के पास पैसा भी आ गया तो उन्होंने उससे कमोडिटीज़ को खरीदना शुरू करा, मतलब सामान खरीदना शुरू करा। अब जिसको जिस चीज़ की नहीं भी जरूरत थी उसने वो भी चीज़ खरीद ली। अब इससे क्या होता है कि चीज़ें तो कम है, अब चीज़ें आपके पास में लिमिटेड हैं और उसके खरीदार ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, अचानक से महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन के बढ़ते क्या हुआ, मतलब लोगों के पास में, लोगों को तो खरीदना था, लोगों ने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया। आप जैसे समझिए कि 3 साल तक जो बंदा घर के अंदर बैठा रहा, 2 साल तक, 1 साल तक लॉकडाउन में बैठा रहा, तो मतलब और वर्क फ्रॉम होम करके चला, अचानक से उसने कहा कि उसको मुझे गाड़ी खरीदनी है और मुझे स्कूटी खरीदनी है, मतलब मेरे को ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं करना, तो मैं अपनी खुद की एक इंडिविजुअल स्कूटी परचेज करना चाहता हूँ। तो स्कूटी खरीदने के लिए सब लोग चले गए, तो स्कूटियाँ खरीदने चले गए, और उस कंडीशन में मतलब सब लोग स्कूटी खरीदना चाहते, तो स्कूटियाँ तो लिमिटेड थी, तो स्कूटी का रेट महंगा हो गया। हर चीज़ का रेट महंगा हो गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए उस गवर्नमेंट ने क्या करा, क्या अब इस जगह पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, कि मतलब कि जो लोग उधार लेकर गए सस्ता, अब वो पैसा वापस करेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, लोगों ने अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वहां से पैसा निकाला और जाकर बैंकों में डालना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो आप ये बात समझो कि अगर बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देकर चलेगा, तो जब बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देकर चलेगा तब आप पैसा रिस्क में क्यों लगाओगे, आप पैसा उस जगह लगाओगे जहाँ आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो लोगों ने पैसे इक्विटी मार्केट से निकाला, और इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर, मतलब इन्वेस्टर ने पैसे इक्विटी मार्केट से निकालकर कहाँ लगाना शुरू कर दिया, बैंक्स के अंदर रखना शुरू कर दिया। जिससे कि और लोगों ने खर्चे भी अपने रोक दिए कि ठीक है यार बाद में खर्चा कर लेंगे, अभी पैसा बैंकों में रखने में ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक के समय पर दे के चल रहे हैं। अब यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो जानी शुरू हो गई, या पैसा जाना शुरू हो गया बैंक्स के अंदर, और यूएस करेंसी बूस्ट करनी शुरू हो गई और बाकी की करेंसी डेप्रिशिएट करनी शुरू हो गई, और कई करेंसीज तो कोलैप्स भी कर गई। ये जो सारा का सारा खेल था, ये सारा खेल इंटरेस्ट का खेल था, और इस रिस्क को आप बोल के चलते हो इंटरेस्ट रिस्क। तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन सबके साथ एक बड़ा रिस्क, मार्केट रिस्क से भी बड़ा रिस्क जो है, मतलब मार्केट रिस्क का भी जो बाप है, वो जो बड़ा रिस्क है वो है इंटरेस्ट रिस्क। एक इंटरेस्ट रिस्क हमेशा बना रहता है। तो उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरी लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसके बाद आप आगे की लेक्चर्स भी अटेंड जरूर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप इस फॉर्म को फिल करोगे, और मतलब उस फॉर्म को फिल करने के बाद में आप मतलब हम आपके साथ में आपको मतलब बताएंगे कि आप हमारे मतलब टेस्ट की सीरीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको बता के चलेंगे कि आप किस तरीके से हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो, हमारे आगे की क्लासेस को एनरोल कर सकते हो, आप किस तरीके से जो टेस्ट के एक्सप्लेनेटरी आंसर्स हैं उनको आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।